Unacademy. Let's crack it. म्यूट था, अब ठीक है? अब ठीक है? ऑडियो क्लियर है? बोलो पहले, एकदम ऑल क्लियर है क्या? यस। सो बेसिकली तुम लोगों को 2-5 बातें मैं कहना चाहूंगा। कुछ ऐसे जो मुझसे अनअकैडमी प्लस स्पेशल पे कहीं नहीं थे, सीधा इस वर्कशॉप में आए, वो एटलीस्ट मुझे बताओ, वो आए तो सो दैट मैं उस अकॉर्डिंग क्राउड कैसा है, किस वे में है, कि तुम पढ़ चुके हो, उस अकॉर्डिंग इस सेशन को कैरी ऑन करो। एक बड़े ही साफ मैनर में मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो ट्रेंड चेंज हुआ है तुम लोगों के LRDI का, आजकल ना तो डायरेक्ट DI आता ना डायरेक्ट LR आता। ठीक है, मैं ये सारा डाटा जो तुम लोगों को बोल रहा हूं, ये 2017 टू लेके 2022 के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। राइट एवरीवन? ये जो लास्ट 5 ईयर के जो पेपर्स हैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तुम्हारा जो आता है वो आता है LR बेस्ड DI। ठीक है, LR प्लस DI का डेडली कॉम्बिनेशन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट ईयर हुए पेपर के बारे में जान लेना चाहिए क्या? बोलो। लास्ट ईयर, मैं सारे सालों की बात नहीं कर रहा, वो तो बाद में करेंगे। लास्ट ईयर कैट का एक एग्जाम हुआ था, राइट? कैट 22 हुआ था। मैं बहुत जेन्युइन टॉक करूंगा अगले 1 घंटे तक, तुम्हें उन पे एग्री डिसएग्री करना है। ठीक है, उस 22 में देयर इज अ 3 स्लॉट, राइट एवरीवन? 3 स्लॉट थे और ईच स्लॉट के अंदर 4 सेट थे। 4 इंटू 3 कितना हुआ? 4 इंटू 3 कितना हुआ? टोटल 12 सेट तुम्हें लास्ट ईयर के मिल जाएंगे। तो क्या ये एक क्विक एनालिसिस नहीं होगा कि वहां से तुम्हें लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ सेट पता चल जाए? तो एक बात बताओ कि तुम लोग फर्स्ट टाइम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हें क्या ये जानने का हक नहीं है कि कैट 23 का जो LRDA का पेपर आने वाला है उसका एटलीस्ट लेवल क्या होगा? मैंने बहुत क्राउड को ये देखा है कि वो पूरी साल उसी चीज में खुश रहता है कि उसने सारा पढ़ रखा है, उसने सारे नोट्स बना रखे हैं, उसने सारी DPP देख रखी है, बट जब पेपर में बैठता है तो LRDA के सेट उससे सॉल्व नहीं होते। बोलो, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा तब होगा जब तुम्हें लेवल ऑफ कैट एग्जाम ना पता हो। यस एवरीवन? मान लो मैं तुम्हें सिटिंग अरेंजमेंट का एक सेट दूं और सिटिंग अरेंजमेंट का सेट दिया, मैंने तुम लोगों को 10 सेट दिए और 10 के 10 सेट तुम्हें आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो क्या तुम्हारे माइंड में एक बाउंडेशन नहीं बन जाएगी क्या? एक बॉक्स नहीं बन जाएगा? जैसे अपना स्कूल टाइम में एक बॉक्स बन जाता था, उससे बाहर अपन नहीं सोचते थे, राइट? ये वी हैव अ थिंकिंग क्राइटेरिया कि इस एरिया के बाहर चीजें नहीं आती और अपन सोचते हैं यही एक सिटिंग अरेंजमेंट है। तो प्लीज डोंट पुट योरसेल्फ इन ए बॉक्स। बॉक्स के अंदर हो तो बहुत गलत जगह हो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन टफ नहीं आते, लॉजिकल आते हैं, स्ट्रॉन्ग आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स पे आते हैं। अगर तुम लोग अपनी क्लास, तुम में से कितने लोगों ने आज तक मेरी कोई LRDA क्लास ली है, चाहे वो प्लस हो चाहे स्पेशल हो? एनी वन ऑफ यू? अगर तुमने कभी कोई LRDA की क्लास ली है, चाहे वो मेरी अनअकैडमी पे प्लस हो, स्पेशल हो, YT पे, उन्होंने नहीं ली वो लिखो। इन्होंने ली है वो अच्छे से जानते होंगे कि मैं जो एक सेट डिस्कस करता हूं वो सेट का डिस्कस टाइम कितना होता है? 60 मिनट। यस एवरीवन? जो रेगुलर लर्नर है एटलीस्ट वो तो बोलो। बाकी मैंने इस क्लास को कहीं से नहीं किया, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर इस एनरोल ही नहीं कर रखा तो फिर बच्चे को इंस्टेंट बुलाने से मतलब नहीं है। 60 मिनट का डिस्कशन क्या तुम्हें ये बताने के लिए मोर देन सफिशिएंट नहीं है कि क्या एक सेट में माइंड सेटअप हो सकता है सामने वाले का? अब अगर तुम इसे जस्ट अपोजिट दिन में 2-3 सेट करते हो और खुश रहते हो, तो क्या कैट में क्रैक कर पाओगे? कैट का जो सेट होता है उसकी एक सीक्वेंस होती है, वो एक स्टेप वाइज चलता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। टफ नहीं होता। अब जिस बच्चे के अंदर पेशेंस है, हर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप लेने की एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो बच्चा अच्छा कर लेगा। ठीक है, माइंड में क्लियरिटी आई क्या सबके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट?
क्या यहां तक सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से तुम्हें कोई LRDA की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है? तो तुम्हारे सेट का लेवल कैट लेवल होना चाहिए। उससे नीचे अगर तुम खुश हो रहे हो तो बाद में तुम्हें मॉक में और कैट में प्रॉब्लम होने वाली है। मॉक में तुमसे कैट के सेट नहीं बनेंगे। दूसरा तीसरा पॉइंट आता है सिलेबस। तुम अगर कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां भी LRDA का सिलेबस नहीं है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम टू सर्च LRDA परफेक्ट सिलेबस। तुम लोग एक बात बताओ, क्या कैट के अंदर क्लॉक का सीधा क्वेश्चन आएगा क्या? क्या कोई ब्लड रिलेशन आएगा क्या? क्या कोई सोजिज्म आएगा क्या? क्या कोई डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा क्या? बोलो ना, आंसर मी। एक्चुअली में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। कैट की प्रिपरेशन सोचे हो क्या ये कभी आएंगे? क्या कैलेंडर आएगा? हाँ, ये जो लॉजिकल रीजनिंग अदर इंडियन एग्जाम्स की होती है वो कैट में टोटली डिफरेंट है। इनके यूज आएंगे बच्चों, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पढ़ना, इनके यूज आएंगे। तुम्हें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए, तुम्हें ब्लड रिलेशंस पता होना चाहिए, तुम्हें क्लॉक पता होनी चाहिए, तुम्हें कैलेंडर पता होनी चाहिए, तुम्हें सिलोज पता होने चाहिए। इनके यूज आएंगे, छोटे छोटे यूज। हो सकता है तुम्हें डेट काउंट करने के लिए बोल दे, हो सकता है तुम्हें टाइम के बीच में एंगल के लिए बोल दे। इसलिए जो LRDA तुम लोगों का कैट की प्रिपरेशन में होता है वो सबका डेडली कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा, क्या DI कैलकुलेटिव आती है क्या? जब तुम्हें पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन एक 40 मिनट का पेपर है, क्या DI कैलकुलेटेड आती है? व्हाट यू थिंक, जस्ट टेल मी व्हाट यू थिंक कि DI किस लेवल का कैलकुलेशन? अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव DI बैंक PO के मेंस एग्जाम आती है। कैट से भी हाई लेवल की आती है बैंक PO के मेंस में। ठीक है, तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे ना करें कि बहुत हाई कैलकुलेशन सेट ट्राई कर रहे हो, दिन में 2-2 घंटे खराब कर रहे हो। नहीं, तुम्हारी कैलकुलेशन वेल गुड होनी चाहिए। अगर ज्यादा हाई लेवल की कैलकुलेशन है तो यू कैन यूज कैलकुलेटर, बट मैं तुम्हें इस लेवल पे ट्रेंड कर दूंगा कि तुम्हें कैलकुलेटर की यूज ना करनी पड़े। ठीक है। तीसरी चीज, तुम्हें क्या टूल्स, अब मान लो तुम्हारा गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो क्या तुम्हारे टैलेंटेड होने से टायर ठीक हो जाएगा? एवरीवन टॉक टू मी, अपना रिप्लाई करो। तुम्हारा गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया, तुम्हारे पास करोड़ों पैसे हैं, तुम अंबानी हो, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत दिमाग है, तुम आइंस्टाइन हो, क्या तुम्हारा टायर ठीक हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं सर। जब तक हमारे पास टूल नहीं होंगे या फिर ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके पास वो टूल ना हो। यस, तो DI स्टार्ट करने से पहले यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ परसेंटेज कि लोगों का परसेंटेज ठीक ठाक है, उसको समझ में आता है ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज ग्रोथ है, लेस है, अपर है, डाउन है। बोलो, तुम्हें सफिशिएंट नॉलेज होती है परसेंटेज की। यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ रेशियो, राइट एवरीवन? You have a sufficient knowledge of average, you have a sufficient knowledge of profit and loss भी कई बार डाल देता है, और कई बार सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मिक्सचर वो लगा देता है। क्या ये सब टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर हैं? पहले बोलो ना, मैं तभी DI स्टार्ट करूंगा। ये सारे सब टॉपिक पहले टूल हैं। अगर ये टूल्स नहीं आते तो इसके बिना डायरेक्ट DI में घुसोगे, कॉन्फिडेंस आने में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या तुम टूल रेडी करना चाहते हो? तो अगर तुम ये टूल रेडी करना चाहते हो तो एक सीक्वेंस में इस मंडे से मैं पहले इन टूल्स पे काम करूंगा, राइट? जो लोग इस साल अच्छा करना चाहते हैं LRDA, उनके टूल्स पे काम किया जाएगा। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो तुम्हारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में तो काम आएंगे ही आएंगे, प्लस DI में भी काम आएंगे। इतना प्रूफ समझ में आया? अब DI के छोटे मोटे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है टेबल। यस बच्चों, टेबल में तुम्हें या तो टेबल बना बनाया मिलेगा, या टेबल बनाना पड़ सकता है, या फिर टेबल के अंदर मिसिंग डाटा हो सकता है। अरे सबको चीजें समझ में आ रही है क्या? मिसिंग डाटा हो सकता है। टेबल, टेबल के बाद आता है बार ग्राफ। ठीक है, जो तुम लोग क्रिकेट मैच में ऐसे बार ग्राफ देखते हो ना, जिगजैग बने हुए, वो आते हैं बार ग्राफ। कुछ ऐसे बने हुए देखे हैं तुम लोगों ने? ऐसा सा बना हुआ आता है एक मैच में, यहाँ पे कुछ व्हाइट व्हाइट होता है, इसका मतलब विकेट डाउन हो गया, ऐसे ना, कुछ ऐसे ऐसे बार बने होते हैं। इसके बाद
आता है लाइन ग्राफ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। लाइन ग्राफ, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स टाइप से है, कुछ बस रिप्रेजेंटेशन टोटली डिफरेंट है, बस, है ना। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बाकी दोनों का काम एक ही है। तुम लोगों में से किसी को पता है क्या, हमेशा कोई सब्जेक्ट क्रैक करने से पहले खुद से बात करो कि सर जब टेबल थी तो इसकी जरूरत कहां पड़ी? बताओ ना बच्चों, टेबल थी तो बार ग्राफ की, लाइन ग्राफ की, इसके बाद पाई चार्ट की जरूरत क्यों पड़ी? कोई मुझे रिप्लाई करेगा क्या? या फिर अदर जितने भी होते हैं सब कुछ? एवरीवन, कोई भी चीज क्रैक करने से पहले उसके अंदर की बातें जान लेनी चाहिए। टेबल का मतलब है कोई डाटा बहुत लेंथी वे में है, बार का मतलब एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन जिसे देखते ही पता चल जाए। क्या इस लाइन ग्राफ को देखते ही पता चल गया क्या यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ, यहाँ ग्रोथ हुआ है, यहाँ ग्रोथ नहीं हुआ, यहाँ ग्रोथ हुआ है, यहाँ ग्रोथ नहीं हुआ, यहाँ ग्रोथ हुआ है? कोई चीज को रिप्रेजेंट करने के वे से तुम्हें ये हेल्प हो जाती है कि तुम कितना जल्दी आंसर कर रहे हो। सब नहीं समझे क्या? अब टेबल में मैं कोई रैंडम डाटा लिख दूं, क्या सिर्फ डाटा देख के तुम उसका ग्रोथ डिसाइड कर सकते हो क्या विदाउट कैलकुलेशन? नहीं ना। तो टेबल को बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ मिला, बार ग्राफ को बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ग्राफ बना, और उसको भी बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो पाई चार्ट बेसिकली ऐसा एक सर्किल होता है। मान लो तुम्हारी जो इनकम है वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट हो रही है, राइट? कुछ पार्ट तुम्हारा एजुकेशन पे जा रहा है तुम्हारी फैमिली के, कुछ तुम्हारे फूड में जा रहा है, कुछ तुम्हारा एक्सपेंस है, और कुछ तुम्हारे फ्यूल में जा रहा है, और कुछ तुम्हारी सेविंग है। तो क्या ये बेहतर रिप्रेजेंटेशन है बच्चों? किसी एक चीज को डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने का ये बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए इतना कुछ बना। और इसके अलावा जो अदर्स आते हैं वो भी अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट के लिए बने होते हैं, जैसे रेडार ग्राफ होता है, कुछ कुछ ऐसा देखा होगा तुम लोगों ने। बोलो पहले तुम्हारे माइंड में ये क्लियरिटी आई कि डीआई की जरूरत क्यों पड़ी? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले तुम्हें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अभी बताओ सब क्लियर है? पेपर में एक से ज्यादा डीआई नहीं आएगा तुम्हारे स्लॉट में, चाहे किसी भी साल के पेपर को उठा के देख लो, एक से ज्यादा डीआई नहीं आएगा, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट डीआई पूछ ले, राइट? अब कुछ सालों से ट्रेंड चेंज हुआ है कि डीआई भी लॉजिक के साथ आता है, ठीक है? तो चले थोड़ा सा एक बढ़िया सी चीज दिखाने, बढ़िया सा तुम्हें तुम्हारा मोमेंटम बनाने के लिए, कि मान लो तुम लोग कुछ ऐसी जगह बैठे हो कि तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। मान सकते हैं ना यार, कभी तुमने कभी कोई पढ़ाई नहीं की, सीधा ही जाके तुम लोगों ने एक बार सोचा कि लेट्स ट्राई दे देते हैं, क्या पता लाइफ में कुछ अच्छा हो ही जाए। होता है, कभी कभी बच्चों के मन में होता है, इवन सबके मन में चलती है ये बातें। 2 मिनट होल्ड रखना सारे, मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ तक अपन जाएंगे। अपन यहाँ तक जाएंगे, इनमें से जितने सेट हो जाएंगे वो ठीक है, बाद में बाकी कैरी ऑन करेंगे। अब मान लो ये तुमने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम तुम्हारी स्क्रीन पे था, यस? क्या तुम इसे पढ़ोगे? मान लो तुमने सुबह सुबह न्यूज़पेपर ऑन किया, तुम्हारी स्क्रीन पे ये था। जैसे तुम्हारे न्यूज़पेपर में होता, तुम पढ़ते गए इसको? बताओ, मान लो सुबह सुबह तुमने न्यूज़पेपर ओपन किया, तुम पढ़ते इसको? सर न्यूज़पेपर में थे, नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता, किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर तुम्हारे कैट की प्रिपरेशन में ये लिखा हुआ होता कि ये कैट 2018 के स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, तो क्या तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस या फिर एक क्यूरियोसिटी अप हुई कि इसको ट्राई करते हैं? एवरीवन जस्ट टेल मी, यू हैव अ क्यूरियोसिटी कि भाई इसको तो ट्राई करते हैं? व्हाट डू थिंक? बोलो। अब इसमें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ कि यस सर, अब तो इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं ना यार, क्या मतलब, क्यों ऐसा, कैसा क्या था कि है? अब है ना, अगले
20 मिनट देना मुझे, तुम मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो आई डोंट नो, बट 20 मिनट के बाद सिर्फ मुझे ये बताना क्या ये सेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास की नीड थी या नहीं। समझ रहे हो? जितने बच्चे ढंग से सुन रहे हो अगले 20 मिनट मेरे को सुनो, उसके बाद मुझे सिर्फ ये बताना क्या ये सेट बनाने के लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा क्लास की नीड थी या नहीं, या कोई बेसिक क्लास की नीड थी या नहीं। से फ्रैंकली जितना हो सके सीधा सीधा बोलना, ठीक है? चलो आ जाओ देखते हैं। 3 पाउच, आराम से पढ़ना। ईच रिप्रेजेंट बाई ए सर्किल, ये रिप्रेजेंट बाई सर्किल दिख रहा है सबको, सर्किल के थ्रू आर कैप्ट इन 9 स्लॉट 3 into 3। 3 ये हो गई रो बच्चों, ये 3 रो हो गई, और ये 3 कॉलम हो गया। बचपन में पढ़ा हुआ है 3 into 3, 9 into 9 का ग्रिड। यस, आर शो इन फिगर, इवन देख लो बोला भी है कि फिगर में शो कर रखा है। लो, एवरी पाउच हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। हर पाउच के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, मतलब कोई ना कोई पैसा है। क्या कोई पाउच खाली है क्या? इस लाइन का मीनिंग ये है क्या कि कोई भी पाउच खाली नहीं है? अरे सोचो, मैंने कहा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ पैसे तो हैं, तो इस बात से ये श्योर हो गया कि तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 कॉइन तो है, जीरो तो नहीं हो सकता। दोबारा रीड कर लो, एवरी पाउच हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। तो सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन ये तो नहीं है जीरो होंगे, वो सर्टेन हुए ही नहीं फिर। तो इस लाइन से थोड़ा सा सीखने वाला ये मिला कि हाँ कुछ कुछ पैसे सबके पास है, जीरो किसी के पास नहीं है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, मिनिमम और मैक्सिमम 3 पाउच है, एक में मिनिमम और एक मैक्सिमम इन रुपीज अमंग 3 पाउच इन ईच पाउच ऑफ 9 स्लॉट आर गिवन इन ए टेबल। इस टेबल में गिवन है, देख पा रहे हो क्या? एक एक पाउच मिसिंग है। अरे कितने लोग देख रहे हो कि एक एक पाउच मिसिंग है? कितने लोग इस लाइन को ऐसे इंटरप्रेट कर पाए? दोबारा पढ़ लो, द मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट तो गिवन है इन 3 पाउचेस ऑफ ईच 9 स्लॉट आर गिवन। ये देखो, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। खुश हो गए? पक्के से खुश हो गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। For example, we know that among 3 pouch kept in second column of first row, देखना सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो, ये रहा सेकंड कॉलम, और सॉरी सेकंड कॉलम और थर्ड रो दिख रहा है सबको? नहीं, सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, इसकी बात कर रहा है ना बच्चों? जो हाईलाइटेड पार्ट है सबको दिख रहा है कि सर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो की बात कर रहा है। मिनिमम अमाउंट इन पाउच इज 6, तो ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये 6 मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? क्या ये 8 मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? इससे सबको क्लियर हो गया? मुझे बताओ इसमें मिनिमम क्या है? इसमें मिनिमम क्या है? टाइप एवरीवन, हर बच्चा टाइप करेगा, इसमें मिनिमम क्या है? बोलो, टाइप करो। जो मैंने व्हाइट लाइन ड्रॉ की है इसमें मिनिमम क्या है? अरे बोल जाओ भाई। और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है? 5 सॉर्टेड है, सारे सॉर्टेड हो, सारे सॉर्टेड हो। इसमें 6 और 20, इसमें 1 और 3, इसमें 1 और 2, इसमें 3 और 5, इसमें 2 और ये 2। मजे की बात दिखाऊं, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? 1 और 1 में मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा? सर मजे की बात सीखने को मिली है, इनका मिनिमम मैक्सिमम 1 ही होगा। क्या थर्ड पाउच में क्या एक ही पॉसिबिलिटी नहीं बची क्या कि थर्ड पाउच में भी 1 ही रखना पड़ेगा? यार ये छोटी बातें होती है। अगर तुम अपनी मम्मी पापा से भी पूछोगे ना कि भैया 2 पाउच है मम्मी मेरे पास, एक पाउच में 1 है, दूसरे पाउच में 1 है, ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नंबर बताओ जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हो। तो 1 और 1 के बीच का मतलब 1 ही तो है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम से ऊपर ना जाए। तो एक ही ऑप्शन बचा, यू हैव लेफ्ट विद 1 सिंगल ऑप्शन, कि जो थर्ड पाउच है ना, इस कॉलम की जो थर्ड पाउच है, इसमें भी 1 रुपीज होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1। बोलो, क्या ये क्लू नहीं था क्या? ऐसे क्लू तुम्हें वहां पे क्रिएट करने पड़ेंगे। बोलो एकदम सही से समझ में आया तो? डन, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। देयर आर 9 पाउचेस इन एनी ऑफ 3 कॉलम,
3 कॉलम में 9 पाउचेज हैं, 9 पाउचेज इन, देखो ये रही, किसी भी कॉलम को उठाओ, इसमें 9 है, काउंट कर लो, इसमें भी 9 है, इसको भी उठा लो, काउंट कर लो, और इसको उठा लो तो भी 9 है। एज वेल एज, ऐसे के ऐसे सोचना स्टार्ट करना, एज वेल एज एनी 3 रो, ऐसे की ऐसे अगर रो उठा लो, इसमें भी 9 है क्या? अरे बोलो, इसमें भी 9 है क्या? क्या इसमें भी 9 है क्या? क्या बच्चों इसमें भी 9 है क्या? दैट्स इट, दैट्स द मीनिंग। इट्स इज नोन दैट एवरेज अमाउंट ऑफ एनी मनी, एवरेज अमाउंट ऑफ एवरी मनी। एवरेज का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को पता है? एवरेज किसे कहते हैं? बोलो ना एवरेज। चलो लाइफ में कुछ भी नहीं पढ़ा पर तुम्हें अच्छे से पता है एवरेज किसे कहते हैं। एवरेज कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक कहा है क्या बच्चों? एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ, जितनी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइड बाय जितनी ऑब्जर्वेशन है उतनी। तो मुझे एक बात ढंग से सुनने की मिलेगी, यहां देखो, इट नोन दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी इन रुपीज इन 9 पाउच इन एनी कॉलम, किसी भी कॉलम की 9 पाउच, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, और इन एनी रो, चाहे इस रो की हो, इस रो की हो, इस रो की हो, ठीक है, that the average amount of money in 9 pouch in any column any row is an integer। integer का मतलब बताओगे क्या कोई? सिर्फ इतनी सी बात पूछना हो, चलो ये बात तो हो सकता है तुम्हें जानने के लिए पढ़ना पड़े। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर लाइक ए कंप्लीट नंबर। बच्चों कितने लोगों को अब रियलाइज हो रहा है कि नंबर सिस्टम हर जगह घुसा हुआ है? नंबर सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है, इंटीजर इज ए कंप्लीट नंबर। इंटीजर बोले तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। क्या डेसिमल में हो सकता है नंबर? क्या इनका एवरेज डेसिमल में हो सकता है? क्या इनका एवरेज डेसिमल में जैसे 0.7 0.8 ऐसे नहीं हो सकता सर? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो गाइस, अगर मैं तुम्हें कहूं इसका एवरेज एक इंटीजर है, ठीक है, पक्का ना, आराम से समझना, इंटीजर है, तुम्हें टोटल पता नहीं, बट कितने, एन कितना होगा बच्चों? अगर तुम्हें 9 पाउच को एवरेज निकालना है तो एन कितना होगा? 9 पाउच का एवरेज निकालना है तो एन कितना होगा? बस यही छोटू सा कॉन्सेप्ट अब रिक्रिएट कर रहा हूं। बोलो सर 9 होगा। अगर दुनिया के किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करूं और यहां एक कंप्लीट इंटीजर आए तो ये कब पॉसिबल है? हितेश, ये कब पॉसिबल है मेरे भाई? ये कब पॉसिबल है? जब एन 9 का मल्टीपल हो, एन 9 का मल्टीपल हो, या तो खुद 9 हो, या 18 हो, या 27 हो, सो ऑन। क्या सबको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आया क्या? इन्हीं नंबर को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तब एक कंप्लीट नंबर बैठता है। बोलो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? बोलो ये बात समझ में आ रही है क्या? सबको क्लियर है क्या? है ना? कहने का मतलब क्या हुआ? जो कोइन का सम है वो 9 का मल्टीपल आएगा। यही इस क्वेश्चन का बैकबोन था, यही इस क्वेश्चन का बैकबोन था। बस इतना स्मूथ वे से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, खत्म। यहां 1 आएगा, मैंने पता कर लिया। इन सब का सम कितना आएगा? कैन यू टेल मी, इन सब का सम कितना आएगा? सर इन सब का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यही तो पढ़ाया इतनी देर से, यही तो पढ़ाया है कि हर कॉलम और हर रो का जो सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। मजा आया ये बात जान के? अगर मैं इसका पूछूं तो बच्चों, इसका पूछूं तो इसका भी टोटल जो सम है सर वो भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। होप सो क्लियर है। आगे आओ। इट इज नोन दैट टोटल अमाउंट इन मनी केप्ट 3 पाउच इन फर्स्ट कॉलम, दैट द फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो इज 4। इनका टोटल 4 है तो यहां कितना आएगा? इस पूरी रो और कॉलम का सम 4 है तो यहां कितना आएगा सर? ऑलरेडी 1 + 2 3 हो चुका है, यहां 1 आएगा। क्या ये डायरेक्ट पॉइंट था? अब बोलो तुम, कुछ भी ऐसा था जिसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास की नीड है तो बताओ। एक जनरल नॉलेज, एक 10th स्टैंडर्ड की नॉलेज, एक 12th स्टैंडर्ड की नॉलेज, एक ग्रेजुएशन नॉलेज पे क्या तुम ये सेट क्रैक कर सकते हो? इवन कोई भी सेट क्रैक कर सकते हो, बेशर्ते तुमने प्रैक्टिस कर रखी है 200 सेटों की, और वो हम लाइव करवाएंगे और मैं करवा भी रहा हूं, तुम्हें अच्छे से पता है। बोलो क्लियर? आ जाओ। अब सम करना बच्चों। 2 + 4 कितना होगा? यहां भी खाली है, यहां भी खाली है। 2 + 4 कितना होगा सर? 6। 6 + 8 कितना होगा बच्चों?
अगर तुम 6 + 8 करोगे 14, 14 + 4 कितना होगा बच्चों? 18। क्या 18 9 का मल्टीपल है? फोकस्ड ऑन स्क्रीन, क्या 18 9 का मल्टीपल है? डेफिनेटली है। बट अगर तुम 18 ले लोगे तो यहां तुम्हें 0 देना पड़ेगा। अरे इन दोनों जगह 0 देना पड़ेगा ना। क्या ये पॉसिबल टास्क है? नहीं सर, साफ साफ बोला है सर्टेन नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन चाहिए, तो आप यहाँ 0 नहीं दे सकते। तो 18 के जस्ट बाद में अगला नंबर क्या आएगा बच्चों? अगला नंबर क्या आएगा सर? अगला नंबर है 27, जो 9 का मल्टीपल है। 9 का 18 के बाद अगला मल्टीपल है 27, और 27 तक पहुंचने के लिए कितना सम और चाहिए सर? 9 सम और चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो सबसे छोटू नंबर क्या आ सकता है? 2 4 के कॉलम में सबसे छोटू नंबर क्या है? सबसे छोटू नंबर 2 है और सबसे बड़ा नंबर 4 है। इससे ज्यादा वेरिएशन क्रिएट नहीं कर सकते आप। सेम चीज 3 और 5 के साथ है। सबसे छोटू नंबर 3 है और सबसे बड़ू नंबर 5 है। एग्री हो कि नहीं हो बच्चों? एग्री हो इस बात से? सर डेफिनेटली एग्री है। तो गाइस 9 का सम क्रिएट करने की कोशिश करो। तो क्या 9 को मैं 4 + 5 लिख सकता हूं? इजी टू अंडरस्टैंड सर, कुछ भी नहीं है, आप इसे 4 + 5 लिख लीजिए। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा तुम कुछ और लिख ही नहीं सकते। सोचो खुद से, सब कॉन्शियस माइंड में सोच के देखो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। सर सही कह रहे थे कि हाँ यार, और तो कुछ सोच ही नहीं सकता मैं। मैक्सिमम 5 भी डाल सकते हैं, क्यों? बोलो तुम क्या कह रहे हो? हितेश, मैंने एक ऑप्शन डाला तुम्हारे सामने कि सर इसको 4 ले लेता हूं, इसको 5। इसके अलावा ऑप्शन बताओ क्या डालूं मैं? बोलो, क्या मैं इसके अलावा और कुछ डाल सकता हूं? हितेश, कैन यू टेल मी? बोलो हितेश, बोलो बोलो बोलो, कैसे डाल सकते हो? जो तुम्हारे ऑलरेडी फिल्ड अप है ना मेरे भाई, जो तुम्हारा ऑलरेडी फिल्ड अप है ना, ये ऑलरेडी फिल है, ये तुम्हारा मैक्सिमा और मिनिमा है। मैंने चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताई थी कि ये ऑलरेडी मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। इसके बराबर जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये मेंशन है अच्छे से, ये अच्छे से मेंशन है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी अमंग 3 पाउच ऑफ ईच 9 स्लॉट आर गिवन इन अ टेबल। तो अगर तुम्हारा मन करे कि सर मैं इधर इसको 3 दे देता हूं, तो क्या यहां 6 फिट बैठेगा? नहीं सर, 6 फिट नहीं बैठेगा। हाँ बस, मतलब समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे फिक्स है सर, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। कितने लोग इतना समझ पा रहे हैं? अगले में चलते हैं। सॉरी, अगले में चलते हैं। अगले का सम करो, कितना है बच्चों? 6 + 8 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20। 20 से अगला नंबर जो 9 का मल्टीपल है, अगला नंबर जो 9 का मल्टीपल है, मैं बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा। एक सेट से पूरा कैट क्रैक हो जाता है। अगला होता है सर 27। बहुत ही फतेह की बात है। मतलब कितना? 7 और ऐड करना पड़ेगा बच्चों, 7 और ऐड करना पड़ेगा। 7 बनाने के बहुत तरीके हैं। 0 + 7 भी 7 होता है, राइट? 1 + 6 भी 7 होता है, राइट? 2 + 5 भी 7 होता है, राइट? 3 + 4 भी 7 होता है। इसमें से कौन सा तरीका बैठेगा वो देखो। क्या मैं 6 से छोटा नंबर ले सकता हूं? नहीं सर, आप 6 से छोटा नंबर नहीं ले सकते। आप 6 लो। 7 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 7 में सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन 0 हो जाएंगे, और 0 तुम ले नहीं सकते, क्योंकि सर्टेन नंबर मतलब 1 2 3 कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये अगर ये 6 है तो ये कितना आएगा सर? ये आएगा 1। बोलो मजा आया क्या? ये बात जान के मजा आया क्या? बोलो। अपने आप नेक्स्ट स्टेप का क्लू मिलेगा अगर तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो तो। खत्म। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, कोई बेवकूफ ही होगा जो स्टिल स्टिल कॉलम के थ्रू चलेगा? अरे बेवकूफ नहीं होगा क्या जो कॉलम के थ्रू चलेगा? यहां 3 वेरिएबल है, क्यों ना तुम रो के थ्रू चल लो? क्यों ना तुम रो के थ्रू चल लो? मजा आएगा। करके देखो मजा कैसे आ रहा है। 4 + 4 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24 + 6 30, 30 + 4 34। 34 के बाद 9 का मल्टीपल क्या है बच्चों? सर 34 के बाद 9 का मल्टीपल आता है 36, और इसका +2। क्या जबरदस्त तरीके से फील आ रहा है कि सही में सर अगर इस तरीके से देखा जाए तो चीजें आसान है। बेवजह तुम परेशान होते हो। बोलो एकदम आसानी से, स्मूथ वे में हर बात का रीजन बता रहा हूं मैं। अगर तुम लोग पिछले हाफ एन आवर में नोटिस कर रहे हो, तो यहाँ बोली गई हर बात का जेन्युइन रीजन है। भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जा रही।
तुम्हें लपेटने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जा रही। आराम से रुको, हर बात का रीजन दूंगा मैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, दोनों बातों के रीजन। अगेन 3 + 5 8 + 5 13 13 + 3 16 16 + 6 22 22 प्लस ये 42। बच्चों यस और नो? 42। 42 के बाद अगला नंबर क्या होता है? कैन यू टेल मी? जो 9 का मल्टीपल होता है 45 होता है। उत्कर्ष 45 होता है मेरे भाई, 45 होता है 9 का मल्टीपल। तो क्या मैं वो नंबर ले सकता हूं बच्चों? सर आप वो नंबर नहीं ले सकते। आप समझो जरा, हमारी बात भी समझा करो। वो नंबर 3 होगा, और क्योंकि मिनिमम वैल्यू 6 है और मैक्सिमम वैल्यू 20 है, तो 6 से छोटा नंबर 3 नंबर यहां नहीं रख सकते। दैट्स वाई ये केस फेल हो गया। तो नेक्स्ट अगला नंबर बताओ बच्चों, इससे अगला नंबर बताना। सर इससे अगला नंबर होता है 54। आओ बताओ, समझ में आई क्या बात? सर 54 अगर अगला नंबर है तो 3 के बाद कितना? सर 9 और ऐड करूंगा, 9 + 3 होता है सर 12। तो क्या मैं 12 रख सकता हूं? क्या मैं 12 रख सकता हूं? सर आप कैसे रुके 12 पे? आगे क्यों चेक नहीं किया सर आपने? 63 भी तो होता है, नहीं क्या बच्चों? क्या 63 नहीं होता? होता है सर, चेक करना चाहिए। कैट एस्पिरेंट को चेक करना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहां पे भी 9 ऐड करो तो 9 + 9 12 होगा। 12 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो सर। 9 × 9 18 + 3 21। क्या मैं यहां 21 डाल सकता हूं? सर 21 मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर चला जाएगा। दैट्स वाई आपने नहीं लिया। कहा था ना, जो बात स्क्रीन पे लिखूंगा उसका रीजन बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहा। सबको दावे से बात समझ में आ रही है? होप सो इस क्लास का बच्चा बच्चा ये समझ पा रहा है कि किस वजह से कौन सी चीज लिखी जा रही है। और फील भी आ रहा है क्या? तुम कैट लेवल का सेट कर रहे हो लाइव, जिसके अंदर तुम्हें और कोई चीज की कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, जस्ट पेशेंस की जरूरत है और एक अच्छे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील करवाए कि तुम कैट का LRD क्रैक कर सकते हो। 1 + 3 4 + 2 6 6 + 6 12 12 + 12 24 + 24 20 34 44 44 और 7 कितना होगा? 44 और 7 होगा 51। 51 के बाद अगला नंबर क्या आता है बच्चों? सर यहां देखूं तो 51 के जस्ट बाद में अगला नंबर आता है 54। खत्म कह दिया। 54 कितने? 3। सर आगे चेक करने की जरूरत है? सर चेक करने की भी जरूरत नहीं है, यहां लिख दो 3। क्या पूरा टेबल फिल हो गया? मजा आया एकदम? अब बताओ तुम लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ, क्या इसके लिए कितनी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तुम्हें? इस सेट को सोल्व करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा क्लास, कितनी एक्स्ट्रा टैलेंट की नीड है? कोई एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं है। पेशेंस चाहिए और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। सर कॉलम 2 में 7 को 5 और 2 कर सकते हैं क्या? 5 और 2 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते शाबाश? जैसे ही ये तुम 5 और 2 वाला फंडा कह रहे हो, जैसे ही तुम 5 करोगे तो ये 5 6 से छोटा हो जाएगा ना मेरे भाई। ये 5 6 से छोटा हो जाएगा ना, तो तुम कर ही नहीं सकते। तुम या तो 6 कर सकते थे या 7 कर सकते थे। तो यहां अगर तुम 6 करते हो तो यहां 1 आता है। अगर तुम यहां 7 कर दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, जो पॉसिबल केस नहीं है शाबाश। ये 0 पॉसिबल केस नहीं है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो अब आ जाओ अगली अगले लाइन पे। मजा अब आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई बात नहीं, रटना थोड़ा है, भूल गया था। अरे 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। हर बात का लॉजिक होता है, हर बात का वजह होती है। वो अलग बात है कि कुछ वजह अपन देखना नहीं चाहते। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन रुपीज? रुपीज में कितनी अमाउंट है इन द 3 पाउच कैप इन फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो? फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो, इसकी बात कर रहा था। ये क्वेश्चन पूछा है, बताओ बच्चों क्या आंसर टाइप करूं मैं वहां पे? थीटा क्वेश्चन है, तुम्हें आंसर वहां टाइप करना रहेगा सर 3 + 5 + 5 13। बताओ कितने लोग आज थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं। जो लोग थोड़ी देर पहले लो फील कर रहे थे, वैसा लग रहा है कैसे करेंगे, ये टफ आता है। नहीं आता, मैं कह रहा हूं ना, मैं कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। खत्म। अगेन आगे आ जाओ, फील कॉन्फिडेंट है, डरा मत करो। 10 में से 5 चीज नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उन 5 चीजों का अफसोस मत करो। तुम अफसोस करो, अगर तुम सेलिब्रेट करना चाहते हो तो उन 5 चीजों को सेलिब्रेट करो जो तुम्हें आती हैं। दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर वो करोगे तो क्रैक कर जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। हाउ मैनी पाउचेस कंटेन एग्जैक्टली 1 कॉइन? कितनी पाउचेस हैं जो 1 रुपए का कॉइन रखती हैं? काउंट कर लो भैया, अपने हाथ में है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 ही है क्या? मैं ज्यादा कर गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सही है। सुपीरियर, यू आर राइट, 8। ठीक कह रहा हूं क्या? यस, 8 इज द राइट आंसर। अगेन, what is the number of slots, what is the number of slot of which average amount of 3 pouch is average amount of its 3 pouch is an integer। ये कब हो सकता है बच्चों? किसी भी स्लोट में 3 पाउच होती है। यस, ये 3 पाउच होती है ना। इन पाउच का एवरेज वैल्यू इंटीजर कब हो सकता है? बोलो सारे के सारे। कॉन्सेप्ट अभी सिखाया था सर, जब इनका सम क्या हो? जब इनका सम 3 का मल्टीपल हो, तभी तो ये 3 से डिवाइड होके एक इंटीजर वैल्यू देंगी। बोलो यस और नो। तो तुम्हें ये सारे कॉलम चेक करने थे। अगर तुम फिल करवा सकते हो तो बड़ा फिल करवाओ दो, या पीछे जाके चेक कर ले। पीछे जाके चेक कर लेते हैं। क्या ये 3 का मल्टीपल है? 4 + 4 + 2 10 नहीं है सर। 5 5 10 13 नहीं है सर। 4 नहीं है सर। 6 6 14 + 8 22 नहीं है। ये वाला है। एक तो ये है, ये भी नहीं है, ये है, 2 हो गए। और ये हो गया सर 32 38, ये भी नहीं है। और ये हो गया सर 8 और 2 10, 2 ही है। 2 ही दिखे मुझे बच्चों, 2 ही है, बस खत्म, 2 ही है। अगर यहां पे तुम लोगों से पूछ लेता कि वो कौन से 2 है, तो बता सकते थे क्या? वो कौन से 2 है बता सकते थे क्या? सर एक ये था और एक ये था। सर बता सकते थे, वो है कॉलम 2 और रो 2, और वो है कॉलम 3 और रो 1। मजा आ रहा है क्या जान के? कितने लोगों को पहली बार LRDI का DI पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया क्वेश्चन, हम कर लेना बेटा आप तो कर ही लोगे, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का रीजन क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। और जो प्लस में ना, उन पे थोड़ा सा अफसोस ही है कि तुम प्लस में हो तो फिर आया करो। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आया करो। इस पूरे प्लेटफॉर्म के सबसे जानदार सेट चल रहे हैं 5 PM। पेड लर्नर होके भी अगर तुमने मेरी क्लास नहीं देखी तो फिर क्या देखा है LRDA में अभी तक? पूरी जन्नत बाकी है। देखो, आओ क्लासेस में, तब पता चलेगा। नहीं तो फीडबैक लो बच्चों से जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। बेसिक्स ही करवाता हूं मैं। इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा हर सेट को कि तुम्हें लगेगा कि यार यही होता है बेसिक। पूछ लो तुम किसी से, मेरे से नहीं, किसी बच्चे से फीडबैक लेना जो मेरे से पढ़ रहा है पिछले 1-2 वीक से। द नंबर ऑफ स्लोट्स ऑफ विच टोटल अमाउंट इन 3 पाउच स्ट्रिक्टली एक्सीड टू 10। स्ट्रिक्टली एक्सीड टू 10 का मतलब क्या है? 10 से ज्यादा कि 10 से कम? बोलो। स्ट्रिक्टली एक्सीड टू 10, कम की ज्यादा? मोर देन 10 कितने हैं? कितने हैं बच्चों? कितने स्लॉट हैं जिसमें मोर देन 10 है? मोर देन 10। सर ये काउंट होगा क्या? क्या 4 + 2 + 2 ये काउंट होगा? नहीं सर, मोर देन नहीं है, ये इक्वल टू है। मोर देन कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, और एक ये है। राइट, देयर इज द ओनली 3 स्लॉट, ओनली 3 स्लॉट। बोलो ये भी आंसर डुएबल था, ये भी डुएबल था। गलती से भी ये काउंट मत कर लेना कि ये 4 4 वाला सही रहेगा, ये नहीं होगा। और ये भी काउंट मत कर लेना, ये दोनों काउंटेबल नहीं है। मोर देन 10 बोला है तो तुम्हारा जो आंसर है वो 10 से क्या होना चाहिए? वो जो तुम्हारा वैल्यू है x का वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, आगे, बस खत्म। ये भी एक PYQ है। तुम लोग एक्चुअल में सेट की एक्सप्लेनिंग को मिस कर रहे हो। जहां तक मैंने तुम्हें अभी तक जज किया है, तुम लोग इसलिए डरते हो कि तुम्हें कोई डराना ही चाह रहा है। डरो मत। ऐसा तो होना है कि कुछ ऐसी चीज सामने आ जाएगी तुमसे नहीं बनेगी। मैं LRDA के लिए एक अच्छी बात तुम्हें कहना चाहूंगा कि एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जो कुछ होगा वो स्क्रीन पे गिवन होगा। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है पहले। आज तक हिस्ट्री ऑफ LRDA में ऐसा सेट नहीं आया जिसमें कोई भी चीज आउटसाइड से यूज हुई हो। रीजन तक गिवन है भैया। यहां तक देखो किस एग्जाम्पल दे रखा है। तुम पिछले 5 साल के पेपर उठाओगे, यू रियलाइज कि यार सच में सब कुछ तो गिवन होता है। अपन ही बेवकूफ होते हैं जो सोच नहीं पाते। एक बात के 10 मतलब होते हैं। जो बच्चे 10 के 10 मतलब निकाल लेते हैं ना, वो बच्चे कैट में LRDA क्रैक कर जाते हैं। समझ रहे हो क्या? तो LRDA का जो सेट होता है वो एक्चुअल में हर सेट फर्स्ट क्लास है LRDA की।
अरे अपने अपने क्लियरेंस हुए क्या थोड़ा सा? अगर मैं ये सेट पढ़ा रहा हूं ना, आप देखो इधर देखो सारे के सारे, अगर ये सेट मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो क्या नाम था आपका सुपीरियर था, क्या था, गरिमा, तुमने चाहे 1000 सेट क्यों ना पढ़ लिए हो, ये तुम्हारा फर्स्ट सेट होगा, क्योंकि इसका अलग प्रोसीजर है, इसका बेसिक फंडामेंटल अलग है, और हर बार बेसिक फंडामेंटल अलग है। तुम्हारे जो प्रैक्टिस एरिया है वो तुम्हें ये माइंडसेट डेवलप करते हैं कि हाउ टू डील विद न्यू डाटा, न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू लॉजिक, वो सब कॉन्शियस माइंड में स्ट्रोंगनेस फील करवाते हैं। बाकी जिस रास्ते पे तुम्हें चलना है ना कैट के लिए, वो न्यू रहेगा बिल्कुल, ना तो कोई पहले का क्वेश्चन उठ के आएगा, ना पहले का कुछ और होगा, बट जो वे ऑफ क्रैकिंग है, जो वे ऑफ क्रैकिंग है ना, जो वे ऑफ क्रैकिंग वो सेम, वही तो, वही कहना चाह रहा हूं। मिड क्या होता है? मिड नहीं होता। आज से हैशटैग लगा लो कि हैशटैग एक रवि सर से कर लिया हमने, अब हैशटैग 200 जिस दिन खत्म होंगे उस दिन रवि सर को मैसेज कर देंगे कि सर हमारे 200 खत्म हो गए। उस दिन तुम्हारा अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, तुम बैच वैच को भूल जाओगे, बैच भी कुछ होता है। कैट क्रैक करने वाले बैच पे फोकस नहीं करते कि एम एम के आईएएम हो गया, टारगेट आईएएम हो गया 99। तुम फोकस करो अपने सिलेबस पे, जितना जल्दी हो सके जुलाई तक, अगस्त तक अपना सिलेबस 80% एटलीस्ट फिनिश करो। डोंट गो विद कि क्या चल रहा है, ये मार्केट है, इसमें बहकने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टे फोकस्ड, एवरी डे एटलीस्ट 2 सेट एलआरडी की हैबिट डाल लो और 20 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड की हैबिट डाल लो। यही तुम्हारी लाइफ जर्नी है। इसको जितना लंबा जियोगे उतना जल्दी कैट में कॉन्फिडेंस आएगा। डोंट वेट कि ये नया बैच नहीं आया, इस टीचर का नया क्लास नहीं आ रहा, उसका नहीं आ रहा। तुम्हारी खुद की एक जर्नी है। अगर तुम इस प्लेटफॉर्म को सबसे बेहतर यूज करना चाहते हो तो सबसे बेहतर तरीका है खुद के रास्ते खुद बनाओ। ठीक है, डोंट वेट कि ये बैच नहीं आया, वो नहीं आया, फिर तुम 24 की तैयारी कर रहे हो। आई थिंक मेरी बातें तुम्हें थोड़ी बहुत जेन्युइन लगी होंगी। अगर जेन्युइन लगी तो स्टे ट्यून गाइस, पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंट रहो। कोई भी डाउट हो, तुम चाहे मुझसे पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, फ्री क्लासेस में हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि तुम पढ़ते हो। अगर सही में कैट की तैयारी कर रहे हो, यू कैन आस्क, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जो मैंने पिन कर रखा है। इसमें एवरी डे 2 सेट होते हैं एलआरडीए के, 5 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, क्विज की तरह मैं अपलोड करवाता हूं। इवन तुम लोगों को उनके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहते हैं। अब लास्ट जाते हुए कहना चाहता हूं, कितने लोग चाहते हैं कि कैट 22 के स्लोट वन का कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए। यू नीड स्लोट वन का जो एलआरडीए का पेपर हुआ था जिसके अंदर 4 सेट थे। यस, मन तो होता होगा, समझ में आए नहीं है, आई डोंट नो कि अभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट तुम्हारे मन में क्लियरिटी हो जाएगी, भैया यहां तक जाना है मुझे, ये मेरी डेस्टिनेशन पॉइंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा आईएएम जाने का सपना है कि नहीं है? हाँ भाई, क्या तुम्हारा आईएएम में जाने का सपना है? यस। तो हमेशा तुम्हारा मन करता है कैसे ना कैसे मैं आईएएम के बारे में जान पाऊं। तो वैसे ही पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, इस टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में एक वाईटी चैनल है जिसको मैं खुद ही हैंडल करता हूं, ग्रो मोर एकेडमी। उसकी प्लेलिस्ट में जाना है। उस प्लेलिस्ट में चारों सेट मैंने अल्टीमेट वे से करवा रखे हैं। बहुत कम लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया है, देखा कम लोगों ने है। तुम्हें देखने की नीड है, जितना देखोगे उतना बेहतर समझोगे। हर सेट पे मैंने 40 to 45 मिनट दिए हैं जानबूझ के कि तुम्हें मैं हर बात समझा पाऊं कि ऐसा क्यों हुआ। वो 4 सेट करने में तुम्हें 1 वीक लगेगा। 1 वीक के बाद तुम्हारा लेवल ऑफ थिंकिंग ऑटोमेटिकली बेहतर होगा कि क्यों सर कह रहे थे कि तुम्हें खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ तुम्हारी सहायता इस चीज में कर सकते हैं कि तुम्हें डायरेक्शन दे दें। क्लियर है? होप सो आज का सेशन एनर्जेटिक लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ऐसी ही सेशंस को कैरी ऑन करना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, और बाकी सारी चीजें मैं करवाता रहूंगा। ठीक है, नए कोर्स के साथ मिलेंगे आज 9 PM। अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूं, अगर कोई आना चाहे तो आ जाना, और नहीं आना चाहे तो फिर क्या ही करे, कितनी जबरदस्ती करे आने के लिए। और अनअकैडमी पे 25% ऑफ चल रहा है, ग्रैब करना चाहते हो तो मुझे बता देना।